हेलो फ्रेंड्स, तो लेकर हाजिर हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर ज्योग्राफी क्विज से लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में देखेंगे उनका एक्सप्लेनेशन भी, जिससे आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं के यहीं याद हो जाने वाले हैं और आप फिर कभी नहीं भूलने वाले हैं और एग्जाम में भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट से आज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो क्या है। अच्छा, अब इंडिया के आपके दो सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका जो मेनलैंड है, जो इंडिया का जो मेनलैंड है उस पर जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो, या फिर आपके ये जो आइलैंड है यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, आपको पता है बे ऑफ बंगाल में, तो उसका जो दक्षिणतम पॉइंट है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है, जो कि आपका कहाँ पर है, यहाँ पर जो निकोबार आइलैंड्स हैं वहां पर है आपका। ठीक है, तो अगर आपसे इंडिया का पूछेंगे तो वो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट है तो आप इंदिरा पॉइंट ही मानेंगे, क्योंकि वही हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि आपकी कहाँ पर है, निकोबार आइलैंड पर स्थित है। ओके, इसके बाद आता है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ है। अब अभी हमने दक्षिणी भाग की बात कर ली इंदिरा पॉइंट, तो सबसे ऊपर का पार्ट भी कहाँ है आपका, इंदिरा कॉल, जो कि आपका कहां पर है, लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां पर है आपका इंदिरा कॉल। कॉल जो है जो ग्लेशियर से फॉर्मेशन होते हैं उन्हीं में से एक को बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है आपका इंदिरा कॉल। ओके, अच्छा, तो जो भारत का दक्षिणतम स्थान जो है इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा दक्षिणतम पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। अच्छा, तमिलनाडु के पास आपको पता है कि एक तमिलनाडु की ही अंडर में आता है वो द्वीप, जो कि है आपका रामेश्वरम द्वीप, जो कि आपका जुड़ा हुआ है, किस चीज से जुड़ा हुआ है, वो आपका जुड़ा हुआ है पंबन चैनल से। इसलिए जो रामेश्वरम द्वीप है इसको हम पंबन आइलैंड भी बोलते हैं। पंबन द्वीप यानी कि पंबन आइलैंड, दोनों नामों से हम जान सकते हैं। इसलिए इसकी और इसके बीच में जो वाटर चैनल है इसको हम बोलते हैं पंबन चैनल। ओके, जो कि जुड़ा हुआ है, और जो कि श्रीलंका, यहाँ पे आपको पता है श्रीलंका भी है, तो ये श्रीलंका से बहुत ही नियर इसका है डिस्टेंस, बहुत ही पास है ये। और यहाँ पे जो श्री राम वाला जो हम एडम्स ब्रिज की बात करते हैं वो आपका यहीं पर आपका थोड़ा थोड़ा करके ये जो है वो आपका दिखाई भी देता है। ओके, तो रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है, पंबन चैनल, जो कि आपका पंबन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर वही क्वेश्चन है कि जो आपका एडम्स ब्रिज है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। अभी हमने बात करी थी ना कि इंडिया और श्रीलंका ये दोनों जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा लाइमस्टोन के जो शोल्स हैं, जो अभी भी हमें लगता है कि जो राम सेतु के नाम से हम जिनको जानते हैं, तो वो है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट यूजुअली गलत कर देते हैं बच्चे, बट आपको नहीं करना है। इसके बाद बात आती है कि निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि जो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, तो ऊपर अंडमान द्वीप समूह है और नीचे आपका निकोबार है। अब ये जो अंडमान भी है वो भी आपके 2-3 तरीके के अंडमान में डिवाइडेड है। कैसे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान, और इसी के नीचे एक और है आपका जिसको हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को तो हम बोल देते हैं ग्रेट अंडमान, और ये हमारा हो गया लिटिल अंडमान। इसके नीचे है हमारा निकोबार पार्ट, तो निकोबार भी हमारा डिवाइडेड है कैसे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और आपका नीचे आ गया ग्रेट निकोबार। तो जो अंडमान ऊपर वाले हैं, निकोबार नीचे वाले हैं, ये जो बीच से जहाँ डिवाइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो नॉर्थ, मिडिल और लोअर अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, ये भी आपस में जिस एक चैनल द्वारा डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं 11 डिग्री चैनल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अंडमान को आपस में जो डिवाइड करता है वो आपकी 11 डिग्री है, और अंडमान को निकोबार से जो डिवाइड करता है वो आपका है 10 डिग्री चैनल। ओके, फिर आपका आता है डंकन पास किसके बीच स्थित है। अभी हमने बात करी थी ना कि अंडमान और अंडमान के बीच में जो लिटिल अंडमान है और जो मेन अंडमान है उसके बीच में भी एक चैनल है जिसको हम 11 डिग्री भी बोलते हैं, या फिर इसके बीच का जो एरिया है, जो पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, डंकन पास भी हम बोलते हैं।
ओके तो ये जो दक्षिणी अंडमान है, मतलब अंडमान के ऊपर के 3 पार्ट और नीचे जो सबसे छोटा लिटिल अंडमान है, इसके बीच का जो पास है इसको हम क्या बोलते हैं, डंकन पास। और एक मेन आइलैंड भी बोल दिया जाता है कभी कभी, यहाँ पर जो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वहां पे एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं रुत आइलैंड, रुतलैंड आइलैंड। तो रुतलैंड आइलैंड एंड जो लिटिल अंडमान है उन दोनों के बीच में है आपका डंकन पास। ओके याद रखना है आपको ये। इसके बाद आता है दीव, एक द्वीप है। यूनियन टेरिटरीज का अगर आपने हमारा पढ़ा हुआ है देखिए अगर वो वीडियोस, तो आपको पता होगा कि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपकी यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो उसी में जो दमन और दीव है, तो दीव जो है वो एक आइलैंड है, तो वो किस तट पर है, वो है आपके गुजरात के तट पर। अगर हम गुजरात का मैप को अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का है, वो इस तरीके से ऐसे चक्र जाता है। तो यहाँ पर जो एक आइलैंड सा बना हुआ है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, दीव। ओके उसके बाद आपका जो दमन है वो इधर है और दादरा और नगर हवेली आपका इधर है। तो दमन एंड दीव सारे आपके गुजरात के एरिया पर है, लेकिन आइलैंड के फॉर्म में जो है वो है आपका दीव जो कि गुजरात के तट पर है। ओके इसके बाद आता है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका को भारत से जो पृथक करती है वो है पाक जल संधि, यानी कि पाक स्ट्रेट। ठीक है पाकिस्तान से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, लेकिन इसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि। इसके बाद बात आती है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा। ये हमने जो नेबरिंग कंट्रीज वाली वीडियोस पढ़ी थी, नेबरिंग कंट्रीज वाली जो लेक्चर लिया था उसमें हमने ये डिस्कस करी, उसमें आप देख सकते हैं और ट्रिक भी देख सकते हैं कैसे इसको याद रखना है। ओके इसके बाद बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश, क्योंकि उस टाइम पर भारत और बांग्लादेश सेम थे, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन। दोनों के बीच की रेखा को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद बात आती है कि भारत और जो चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो किस प्रदेश के उत्तरी भाग पर खींची गई है। तो कहां पर ये डिसाइड की जाती है रेखा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये वाला जो हिस्सा है इस पर जो रेखा खींची गई है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ओके निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। अभी हमने समुद्र तटीय सीमा देखी थी लास्ट लेक्चर में कि सबसे बड़ी किसकी है, वो है आपकी गुजरात की, और सबसे छोटी है वो है आपकी गोवा की। तो कोस्टल स्टेट सबसे बड़ा कौन सा है आपका, गुजरात, और सबसे छोटा है आपका गोवा। ओके इसके बाद हम चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबा जो हमारा नेबरिंग कंट्री है किसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका यहाँ पर बिल्कुल इंडिया जैसा ही लगभग मैप बनता है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ऊपर स्टेट्स हैं, तो सबसे ज्यादा ये हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है हमारी भूटान के साथ। दोनों याद रखने हैं, बी से शुरू होते हैं, बी हमारे क्या है, सबसे बड़ा भी है सबसे छोटा भी है, बांग्लादेश एंड भूटान। इसके बाद आता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। हमको पता है भारत जो है वो पहाड़ पठार सबसे मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो सबसे पुराना पार्ट जो है इंडिया के इन सारे पार्ट्स में से वो कौन सा है, वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये नया नहीं बना हुआ है, हमने डिस्कस किया था ना कि गोंडवाना लैंड का इंडिया पार्ट है, तो ये जो गोंडवाना लैंड है वो आपकी एक तरीके से प्रायद्वीपीय पठार का ही पार्ट है। प्रायद्वीपीय पठार ही आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए ये सबसे जो है वो पुराने पार्ट में से एक है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है भारत जो है वो कोस्टल एरियाज दो हैं, एक आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया, एक आपका वेस्टर्न। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है कोरमंडल तट के नाम से। ये जो तमिलनाडु वाला ये वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरमंडल कोस्ट या फिर कोरमंडल तट। ओके फिर जो कोंकण तट है वो कहां से कहां तक विस्तृत है। अच्छा तो ये जो ईस्टर्न वाला था वो तो हमने बात कर ली, कोरमंडल है। तो ये जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है ये भी आपका 2-3 तरीके से डिवाइड है। तो जो गोवा और महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट यानी कि कोंकण कोस्ट। आपको पता होगा गोवा की जो लैंग्वेज है वो भी क्या है, कोंकणी है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि गोवा जो है वो हमारा जो कोंकण तट है वो हमारा कहां से कहां तक विस्तृत है, गोवा से दमन के बीच का जो एरिया है स्पेसिफिकली वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है।
ओके, फिर जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, तो वो आपकी हुई है प्रवाल की उत्पत्ति से। मतलब प्रवाल, जो आपने कोरल रीफ सुने होंगे, जो कि हमने ज्योग्राफी जो हमने पढ़ी थी ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी, उसमें भी डिस्कस करी थी कि जो कोरल रीफ हैं उनकी उत्पत्ति से ही हमारा जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो हमारा बना हुआ है। कोरल रीफ जो कि एक तरीके के समुद्री प्राणी होते हैं जो कि कैल्शियम जो है वो लगातार निकालते हैं, जिनकी वजह से एक आइलैंड टाइप का फॉर्म हो जाता है। ओके, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से 2 द्वीप हैं ज्वालामुखी? बैरन एवं नारकोंडम। दोनों ही अभी हमारे जो है वो डोरमेंट है, अभी काफी सालों से इनमें कोई भी ज्वालामुखी फटा नहीं है, तो इसलिए ये अभी डोरमेंट स्टेट में है। लेकिन नाम आपको याद रखने हैं, बैरन और नारकोंडम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप हमारा कहाँ पर स्थित है? ये हमारा है इस साइड में, यहाँ पे के जो आइलैंड्स हैं तो उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? अरब सागर में या फिर अरेबियन सी में। और अंडमान निकोबार हमारे यहाँ पर है, वो कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अब न्यू मूर द्वीप जो है वो आपका है बेसिकली जो वेस्ट बंगाल और यहाँ पर आपका जो बांग्लादेश है इनके बीच में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश आपका बंगाल की खाड़ी में है ना। तो ये द्वीप कभी आ जाते हैं जब इनपे कोई भी सुनामी, कोई साइक्लोन कुछ आता है तो ये आपका डूब जाता है और फिर से ये वापस एमर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे हालांकि कोई लोग नहीं रहते हैं, बट इंडिया और बांग्लादेश दोनों की तरफ से इसके ऊपर रहता है कि किसके अंडर में ये आते हैं, तो वो इसकी वजह से ये डिस्प्यूट में है और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है ये, इसीलिए। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। अगर ये भी पूछते हैं कि न्यू मूर द्वीप पर किस किस का जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द्वीप हमारा कौन सा है? द्वीप। ओके, इसके बाद बात आती है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा दे दी जाती थी, तो वो काला पानी की सजा देते थे तो वो लोग कहाँ जाते थे? वो लोग जाते थे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार आइलैंड पर। ओके, तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम में इनमें से पक्का क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, तो इनको अच्छे से वापस से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके या जैसे भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।